हेलो एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और जुड़ने का तरीका आप सबको पता है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आज हम 27 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ अगर मैं बात करता हूँ तो ये है, सिंगापुर होस्ट द सेकेंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्टीरियल राउंड टेबल। तो ये सेकेंड जो है इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे 2022 में फर्स्ट इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल, तो मिनिस्टर लेवल पे जो मीटिंग होती है कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, तो यही राउंड टेबल मीटिंग कहा जा रहा है और इसको शॉर्ट में कहते हैं ISMR। दोनों देशों के बीच कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुए हैं, समझौते हुए हैं और इस रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये कोऑपरेशन मीटिंग होती रहती है। इन ए कंटिन्यूअस एफर्ट टू ब्रॉडन एंड डीपेन देयर स्ट्रैटेजिक टाइज, द सेकेंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल मीटिंग वॉज हेल्ड इन सिंगापुर। और ये सिंगापुर के अंदर मीटिंग हुई है। इससे पहले आपने रिसेंटली देखा कि बहुत सारी और भी मीटिंग हुई हैं। अलग अलग देश के जो डेलीगेट हैं वो भारत में भी आए हैं और इंडिया के भी बहुत जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, प्रधानमंत्री की हम क्यों ना बात करें, अलग अलग देशों में गए हैं और इस तरह से इंडिया का जो फॉरेन रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है। सो फर्स्ट इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल मीटिंग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये हुआ था 2022 सितंबर में, एंड इन विच 4 सीनियर सिंगापुर मिनिस्टर्स जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे। ISMR क्या है? इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल लेवल की ये जो मीटिंग होती है, ये राउंड टेबल मीटिंग क्या है? इट इज़ अ हाई लेवल प्लेटफॉर्म that provides a mechanism for both countries to discuss the entire gamut of relationship and set future agendas for bilateral relationship की और क्या हमारे आगे bilateral relationship को हम और किस लेवल पर ले जा सकते हैं, कितने, चाहे वो ट्रेड की बात हो या दूसरी फील्ड में, तो जो भी चीज़ें हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाती है म्यूचुअल कोऑपरेशन से। 4 सीनियर मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड 6 फ्रॉम सिंगापुर इस बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया है सेकेंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल में। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, साथ में उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर भी थे, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये हैं अश्वनी वैष्णव। ये चारों मिनिस्टर वहाँ पे प्रेजेंट थे, चारों कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सिंगापुर की डेलीगेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसको लेड कर रहे थे गैन किम योंग, जो कि सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और ऑल्सो मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इट ऑल्सो इंक्लूड डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, के शानमुगम, मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड लॉ, एंड जोसेफिन थियो, मिनिस्टर फॉर डिजिटल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स, डॉक्टर तैन सी लैंग, मिनिस्टर फॉर मैन पावर एंड सेकेंड मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मिस्टर एंड सी सांग होंग टी, he is the minister for transport and second minister for the finance. All these delegations from the Singapore sides. ठीक है। Second ISMR फोकस किया enhancing bilateral cooperation across various sectors. It reviewed the progress made since the first meeting in Delhi. It also explored strategies to strengthen trade and investment ties and exploit opportunities की एक तरह से देखिए, अगर मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ तो यही है कि हमारे अपने बायलैटरल टाइज को और हम कितना स्ट्रांग बना सकते हैं। अलग अलग मुद्दों के ऊपर कुछ MOUs वगैरह भी साइन किए गए हैं। ठीक है। सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सिंगापुर क्या है, एक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज़, और कई बार इसको इतना छोटा है कि कंसिडर किया जाता है एक सिटी स्टेट के रूप में। ठीक है। और ये साउथ ईस्ट एशिया का ही पार्ट है। सिंगापुर पॉपुलेशन इज़ डाइवर्स, एथनिक चाइनीज़ जो है वहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, और उसके बाद मलाय पॉपुलेशन वहाँ देखने को मिलती है, और लास्ट में तीसरे नंबर पे पॉपुलेशन के मामले में आते हैं इंडियन। ठीक है। प्रेसिडेंट हैं थर्मन शानमुगारत्नम और प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। कैपिटल है सिंगापुर, सिंगापुर का कैपिटल, एंड करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। जो न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस करके 2004 में गवर्नमेंट लेके आई थी न्यू पेंशन स्कीम, और उसको बार बार लेके क्रिटिसिज्म हो रहा था। ठीक है। अभी भी अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रहा था। अब गवर्नमेंट उसके प्रेशर में आके, या आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट चाहती है कि ठीक है इसको चेंज किया जाए, गवर्नमेंट लेके आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम।
अब ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसके काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के लिए लाया गया है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट होगा। यूनियन कैबिनेट इन अ मीटिंग हेल्ड ऑन 24 अगस्त 2024 एंड चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। द न्यू स्कीम विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नेशनल पेंशन स्कीम, या इसको कहिए न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। National pension system was mandatory for central government employees except for the armed forces which joined the service on January 2004। ये जो न्यू पेंशन स्कीम थी या नेशनल पेंशन स्कीम कह रहे हैं, ये एक्चुअली में आर्म फोर्सेस को छोड़ के बाकी सबके ऊपर एप्लीकेबल था, राइट, जो कि 1 जनवरी 2004 से ये एप्लीकेबल हो गया था। अब इसमें क्या था, इसमें ये होता था कि मेनी स्टेट्स को, इसमें आप देख लीजिए थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। इसमें होता ये था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो जो उनकी सैलरी है उसका 10% सैलरी जो होता था वो कट हो जाता था उनकी सैलरी में से, और 10% गवर्नमेंट उसी सैलरी में जो 10% कट हुआ है वो बैंक में जमा हो जाता था। उसी में से 10% जो है गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से सेम उसी अमाउंट को सबमिट कर देती थी, तो ये टोटल 20% हो जाता था। जैसे मान लीजिए ये बैंक का फंड है और ये किसी की सैलरी है, तो इस 100 में से 10% यहाँ चला गया, और इसी तरह गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से 10% दे देती थी। अब उसको 14% कर दिया गया था, तो ये पूरा 100 का 24% यहाँ आ जाता था। अब इस 24% को जब आदमी रिटायर हो रहा होता था तो एक साथ उसको पूरा पेमेंट मिल जाता था। 24% होते होते या जो भी गवर्नमेंट इसमें बढ़ाती थी तो वो सब मिला के टोटल जो पैसा यहाँ जमा होता था, इसको क्या करते थे, इसको मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता था। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये इस पर भी डिपेंड रहता था कि अगर मार्केट अप डाउन जा रहा है तो आपकी सैलरी में भी वो फ्लक्चुएशंस देखने की होती थी, यानी पेंशन एश्योर्ड नहीं रहता था, जिसको इस बार गवर्नमेंट ने एक टर्म दिया है कि इस बार एश्योरेंस रहेगा कि इस बार ऐसा नहीं होगा। नाउ मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंटेड द एनपीएस फॉर देयर एम्प्लॉइज। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज प्रपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ये पुराना मैंने आपको बताया, अब जो नया वाला आया है ये 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो चेंज क्या है इस बार, द न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम विल हैव एन एश्योर्ड, यानी एक एश्योर्ड अमाउंट हर किसी को मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से एम्प्लॉय है। ठीक है, तो पेंशन विथ इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट, जिसको हम डियर अलाउंस भी कहते हैं कई बार, और डियरेंस अलाउंस या फिर डियरेंस एक तरह से रिलीफ भी कह सकते हैं। ठीक है, जो प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या होता है डियरेंस अलाउंस और डियरेंस रिलीफ, कि आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इतना आपको पेंशन मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ भी सेम वही अमाउंट रहे, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट तो जो होता है और महंगाई जो होती है बढ़ती घटती रहती है। अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो उस हिसाब से आपकी जो पेंशन है उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा कि 50,000 किसी को पेंशन मिल रही है तो 4-5 साल बाद उसमें 52,000 हो जाए, वो 53,000 हो जाए, तो उसको बोलते हैं डियरेंस अलाउंस या फिर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। उस बेसिस पे जितना इन्फ्लेशन है उसके बेसिस पे वो पैसा बढ़ेगा। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम वाज कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम वेयर द पेंशन अमाउंट डिपेंडेड अपॉन द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स। इट वाज नॉट एन एश्योर्ड पेंशन स्कीम। जो पुराना था न्यू पेंशन स्कीम, उसको कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम कहा जा रहा था। कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम इसके लिए कहा जा रहा है कि आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने में से ही, अपने सैलरी में से ही जितना परसेंटेज दे रहा है उतना ही गवर्नमेंट परसेंटेज ऐड कर रही है और फिर उसको जाके लास्ट में वो पेंशन के रूप में मिल रहा है। जबकि यहाँ पे जो नया वाला आया है इसमें ऐसा नहीं रहेगा। अब इसमें देखिए, अ पर्सन हु हैज़ वर्क फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इज एलिजिबल फॉर अ पेंशन। पहली इस स्कीम की जो खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं कि जिस आदमी ने कम से कम 10 साल गवर्नमेंट सर्विस किया है उसको ये पेंशन मिलेगा, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है। मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो होगा वो 10,000 रुपये पर मंथ होगा, यानी आपने 10 साल के लिए काम किया है तो कम से कम 10,000 पर मंथ का आपका पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने सर्विस टोटल 25 साल की कर ली है तब आपका जो भी सैलरी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगा उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी कोई एम्प्लॉय अगर 25 साल का सर्विस कंप्लीट कर लेता है और फिर रिटायर्ड होता है तो उसको लास्ट ड्रॉन जो सैलरी थी उसका 50% मिलेगा। ठीक है, ये एक बेनिफिट है। और 10,000 तो फिक्स रहेगा कि अगर आपने कम से कम 10 साल की सर्विस कंप्लीट की है। इसके बाद मान लीजिए अगर 11 साल 12 साल 13 साल कंप्लीट करते हैं तो उसी हिसाब से ये अमाउंट बढ़ के आपको पेंशन के रूप में मिलेगा।
पेंशन विल बी प्रोपोर्शनेट टू द ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट, वही जितना आपने एम्प्लॉयमेंट सर्विस में दिया है उतना ज़्यादा आपको पेंशन उसी हिसाब से मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि फैमिली मेंबर्स विल गेट 60% ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन इमीडिएटली बिफोर हीज हर डिमाइज, कि अगर मान लीजिए जिसका पेंशन मिलना था उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो कम से कम फैमिली को भी इसमें पेंशन दिया जाएगा, 60% एम्प्लॉयज़ का जो पेंशन था वो दिया जाएगा। यानी अगर किसी को पहले से अगर 1 लाख रुपए 50,000 रुपये पेंशन के रूप में मिल रहे थे तो 50,000 रुपये का आप 60% जोड़ लीजिए कि लगभग 30,000 रुपये जो होगा वो पेंशन में मिलेगा ही मिलेगा फैमिली को उसके डिमाइज के बाद। ठीक है। बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन इज दैट पेंशन अमाउंट विल बी इंक्रीजेज बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेट। जितना इन्फ्लेशन मार्केट में क्या कहते हैं, जिस तरीके से मार्केट बढ़ेगा और जितना आप समझ लीजिए कि जो मार्केट की वैल्यू बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आपका पेंशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। महंगाई बढ़ती जाएगी, मार्केट कह रहा है महंगाई की बात है। द स्कीम विल यूज ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन पर्पस। अब जो इंडेक्सेशन को मेजर करने वाला जो स्कीम है वो ये चीज़ मेजर करके और निकाला जाएगा कि कितना अमाउंट बन रहा है। आफ्टर रिटायरमेंट द एम्प्लॉय विल गेट ए लम्प सम अमाउंट अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड फार्मूला। तो इस फिक्स्ड फार्मूला के बाद हिसाब से एम्प्लॉयमेंट को पूरा पैसा दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट में चलते हैं। अमित शाह चेयर कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑन नक्सलिज्म, ऑफिशियल्स ऑफ 7 स्टेट्स अटेंडेड। नक्सलवाड़ी जो एक प्रॉब्लम है कि आप देखिए इन लोगों ने हथियार उठा लिया अपनी मांग को पूरा करने के लिए, या कई बार ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट सरकार को बदलना या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं थ्रू द वेपन्स, आम तरीके से। तो उसमें एक मीटिंग की गई है अमित शाह के द्वारा और साथ में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, चेयर्ड अ रिव्यू मीटिंग ऑन नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इसी नक्सलिज्म को हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं, LWE। और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर और लगभग 7 स्टेट्स के ऑफिशियल्स ने इसको अटेंड किया। इस पे बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इरेडिकेटिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विच इज नक्सलिज्म फ्रॉम द कंट्री बिफोर मार्च 2026। मार्च 2026 से पहले हम इसको हटाना चाहते हैं। मीटिंग को अटेंड किया था 7 स्टेट्स के डेलीगेट्स ने, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तेलंगाना। नक्सल और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रेफर टू दोज ग्रुप्स और पर्सन हु आर इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न कम्युनिस्ट चाइना। माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी से जो लोग इंस्पायर होके, माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी क्या थी कि अगर बात नहीं मान रहा है कोई तो हथियार उठा लीजिए और उस तरह से पलटने की कोशिश करिए, सारा चीज़ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाए, ये होता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो वही आइडियोलॉजी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यहाँ, ऐसा नहीं कि लेफ्ट विंग के आइडियोलॉजी खराब है, बस एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। ठीक है। इंडिया वांट्स टू रिप्लेस द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। अब ये जो हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते हैं। कैसे? आर्म रिवोल्यूशन के थ्रू और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जैसे कि चाइना के अंदर है। तो आप समझ लीजिए कि वो डेमोक्रेसी ख़त्म करने के फिराक में रहते हैं। राइट। सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड नक्सल। इनको नक्सल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1967 में देयर वॉज एन आर्म्ड रिवोल्ट, एक आर्म्ड रिवोल्ट हुआ था। कहाँ पे? नक्सलवाड़ी, वेस्ट बंगाल में। और तब से ही उन लोगों को हम नक्सल के रूप में बोला जाता है। और ये फिर आइडियोलॉजी जिन लोगों ने किया था ये रिवोल्ट, वो माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी से ही इंस्पायर थे। ठीक है। इनको नक्सल कहा है। नक्सल विंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से इंडिया में? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टोटल नंबर ऑफ नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वर 38 इन 9 स्टेट्स इन 2024। मैक्सिमम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ है, 15 ऐसे डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश जहां अभी भी नक्सलवाड़ी ऑपरेशनल हैं। ठीक है। ओडिशा शटलर तन्वी पात्री विंस बैडमिंटन एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप। तो आप देखिए अंडर 15 के अंदर तन्वी पात्री जो हैं उन्होंने जूनियर चैंपियनशिप का जो खिताब है वो जीत लिया है। 14 ईयर ओल्ड तन्वी पात्री ऑफ उड़ीसा वन द विमेंस सिंगल टाइटल ऑफ द एशियन अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024। किसको हराया इन्होंने? वियतनाम की गुएन थी थू हिवेन जो है उनको हरा दिया फाइनल में। एंड सी इज द थर्ड इंडियन टू विन द एशियन अंडर 15 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल। तो ये तीसरी ऐसी भारतीय बन चुकी हैं। बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 की बात करते हैं तो जूनियर चैंपियनशिप हुआ था 2024, वो चेंगडू करके जो जगह है रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तन्वी पात्री बिकेम द थर्ड इंडियन टू विन द वुमेन्स सिंगल टाइटल।
ठीक है, बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है। इसके अलावा सामिया इमाद फारूकी 2017 में और तस्नीम मीर 2019 में ये खिताब जीत चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन स्पोर्ट से ही कि एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 और इंडिया ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है, जो इंडिया की टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। सो इंडियन मेन सर्फिंग टीम वन हिस्टोरिक सिल्वर मेडल एट द थर्ड एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024, जो कि थुलुसधू मालदीव्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो ये हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि इस स्पोर्ट्स में आप कम ही देखेंगे इंडियन पार्टिसिपेशन को या इंडियन को मेडल जीतते हुए, तो हमारे लिए हिस्टोरिक हो गया। तो मालदीव होस्ट कर रहा है थर्ड एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप, कहाँ पे 17 से लेकर 27 अगस्त के बीच में ये हुआ है। थर्ड एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप इज ऑल्सो ए क्वालिफाइंग इवेंट, तो ये क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में भी ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या क्यों? क्योंकि एशियन गेम्स जो 2026 में होने वाले हैं, ठीक है, टू बी हेल्ड इन आइची नागो जापान के अंदर ये होने वाला है, तो उसके लिए क्वालिफाई कर लिया अब इन्होंने जीत के। और सर्फिंग जो गेम होगा वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशियन गेम्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार एशियन गेम्स में सर्फिंग को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप की, सो फर्स्ट एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप जो था वो चाइना 2019 के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, और उसके सक्सेस के बाद एशियन गेम्स ने ऑर्गेनाइज कमेटी ने ये सोचा कि हम सर्फिंग को इंक्लूड कर लेते हैं 2026 के एशियन गेम्स में। सेकेंड एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हुआ था थुलुसधू मालदीव्स, जो कि अभी हुआ है और इसको जीत लिया है, ठीक है। कुछ और ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसको आप पढ़ के अपनी नॉलेज को और इन्हेंस कर सकते हैं। व्हाट इज द रेपो रेट, पैलेस्टीन इशू क्या है, सेक्शन 144 ओल्ड सीआरपीसी क्या कहता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड वाई इज इट अ ग्रोइंग थ्रेट ये क्या है इसके ऊपर, और इनकम टैक्स रिटर्न जो इंडिया में है उसके बारे में पढ़िए क्या है। एक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। जो हमारे पास आज के करंट अफेयर्स थे उसको हम रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यू। वेयर वाज द सेकेंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल मीटिंग कहाँ होल्ड किया गया है? ये अगेन सिंगापुर के अंदर ही हुआ है, ठीक है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर? अभी प्रेसिडेंट कौन है सिंगापुर के? ठीक है, लॉरेंस वोंग है। इज इट करेक्ट? गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वो कैपिटल क्या है सिंगापुर का? सबसे इजी है, सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर है क्योंकि सिटी स्टेट भी है, छोटा ही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? इसका नाम रखा गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। When is the unified pension scheme proposed to be implemented by the central government? 1 अप्रैल 2025 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। खुशखबरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के लिए। वेयर वॉज द रिव्यू मीटिंग ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सलिज्म अफेक्टेड स्टेट्स हेल्ड इन अगस्त 2024? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर इसको कंडक्ट किया गया है। हु चेयर्ड द रिव्यू? किसने किया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सलिज्म के ऊपर ये जो हुआ है मीटिंग उसको लेके? ये अमित शाह ने, ठीक है। Which Indian player has won the women's single title for under 15 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप? तो ये तन्वी पात्री जो हैं ये जीत गई हैं। और who won the silver medal in the men's team event of the Asian surfing championship? तो ये जीते हैं इंडिया। तो ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक विन था। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप ये करंट अफेयर्स आपके लिए हेल्पफुल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर कुछ आपका कोई फीडबैक है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।